गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स। मैं केसी मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज वानीकुई। आज हमारा बीकॉम सेकेंड ईयर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रबंध के सिद्धांत का पेपर है, उसमें तो हमारा थर्ड अध्याय चल रहा था, प्रबंध के सिद्धांत क्षेत्रों कार्य। उसमें हमने प्रबंध और कला के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब हम जो अध्ययन करेंगे वो प्रबंध पेशे के रूप में। भारत में प्रबंध जो है कालांतर से चला आ रहा है और अब इसका विस्तृत रूप देखने को सामने आ रहा है। भारत में प्रबंध का जो पेशाकरण है वो किस प्रकार स्टार्ट हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही भारत में प्रबंध का जो पेशा है वो धीरे धीरे बढ़ने लग गया। इसके लिए अनेक प्रयास किए गए। भारत में प्रबंध में पेशाकरण की धीमी गति के कई कारण रहे हैं। उनमें से कुछ कारण जो है वो अब आपके सामने प्रस्तुत है। सबसे पहला जो कारण रहा कि जो प्रबंध का पेशाकरण जो है वो धीमी गति से रहा, उसका पहला कारण है स्वामित्व एवं प्रबंध एक ही हाथ में होना। यानी प्रबंध का जो पूर्व में स्वामित्व था वो एक ही व्यक्ति के पास होता था, जिसके कारण वो व्यवस्थित रूप से जैसा विकास होना चाहिए उस हिसाब से वो विकास नहीं कर पाया। दूसरा कारण था उद्योगों का सीमित विकास। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उद्योगों का विकास भी धीरे धीरे हुआ और उद्योगों को विकास के हिसाब से ही पेशाकरण बढ़ता गया। प्रबंध के ज्ञान हेतु शिक्षण प्रशिक्षण का अभाव था। कुछ ही घरानों में उद्योगों पर आधिपत्य था, यानी कुछ बड़े जो इंडस्ट्रियल थे, कुछ घराने थे, राजघराने, उनका उद्योगों पर आधिपत्य था, यानी उनका कब्जा था और दूसरे जो लोग थे वो इसमें नहीं आ पा रहे थे। परंपरागत मान्यताएं, कुछ परंपरागत मान्यताएं, इसी कारण प्रबंध का जो पेशाकरण है वो पूरी तरह से विकास नहीं कर पाया। प्रशिक्षित प्रबंधकों की सीमित उपलब्धता, यानी जो प्रशिक्षित ट्रेंड जो प्रबंधक होते हैं उनका भी अभाव था, इसलिए वो सभी क्षेत्रों में कार्य करने का जो एक सफलता के अनुसार, उद्देश्य के अनुसार नहीं हो पाता था। प्रबंधीय जो संघ है उनका अभाव था। कंपनी अन्य विद्वानों में पेशेवर प्रबंध की गौण भूमिका थी। सामाजिक दायित्व के प्रति उदासीनता थी। सार्वजनिक क्षेत्र की उदासीनता थी। इन सभी कारणों से क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी भारत में जो पेशाकरण है वो तीव्र गति से विकास नहीं कर पाया। अब हम जो है भारत में प्रबंध के पेशाकरण के बढ़ाने के कुछ कदम हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले सुव्यवस्थित ज्ञान का विकास होना चाहिए। भारत में जो विकासशील देश है उसमें प्रबंध को बढ़ावा देने के लिए आज आवश्यकता है कि भारत में जितने भी उद्योग धंधे चल रहे हैं सभी क्षेत्रों में वहाँ पर जो है प्रबंध पेशेकरण के रूप में इसका व्यवस्थित विकास होना चाहिए। इसके लिए शिक्षण और प्रशिक्षण की सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। प्रबंध के लिए जो सलाहकार संगठन है उन सभी संगठनों की स्थापना की जानी चाहिए। प्रबंधीय संघों की स्थापना की जानी चाहिए। राजकीय उपक्रमों का वहाँ पर क्या ज़्यादा से ज़्यादा योगदान होना चाहिए। पेशेवर संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए। कानूनों द्वारा इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। सामाजिक संवेदनशीलता, यानी समाज के प्रति उसका उत्तरदायित्व और उनका संवेदनशीलता के प्रति भी वहाँ रुझान होना चाहिए। प्रवर्तक साहसियों का इसमें प्रोत्साहन होना चाहिए, उनमें परिवर्तन हो चाहिए। परिवर्तन जो किया जाए, यानी वित्तीय संस्थाओं की इसमें भूमिका होनी चाहिए, उनकी नीतियाँ निर्धारण की जानी चाहिए। अनुकरणीय इनके उदाहरण भी होने चाहिए। तो इन्हीं सभी कारणों से, इन सभी उपायों से भारत में जो पेशाकरण है वो धीरे धीरे विकास करेगा और आने वाले समय में जो है वो जो संस्था के जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करने में वो ज़्यादा से ज़्यादा सफल होगा। अब कुछ लोग विद्वान क्या है प्रबंध की सार्वभौमिकता की अवधारणा के बारे में अपने विचार रखते हैं। यानी प्रबंध जो है वो सभी क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में या आवश्यकता के अनुसार पाया जाता है। प्रबंध के व्यवस्थित विकास के प्रारंभिक चरणों में ही ये धीरे धीरे बढ़ता गया। प्रबंध तथा प्रबंध के जो सिद्धांत है उनका समान प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, ये सार्वभौमिक है। फेयोल तथा टेलर ने भी कहा कि प्रबंध के जो सिद्धांत है वो सार्वभौमिक है। ये सभी कार्यों में प्रबंध जो है वो देखने को मिलता है, यानी प्रबंध के जो सिद्धांत है समान रूप से सभी कार्यों को पूरा करने में इनका उपयोग किया जाता है। सभी देशों में एवं संस्कृतियों में वहाँ प्रबंध जो है
इसके सिद्धांत लागू होते हैं। और इसकी कुछ जो अवधारणा है वो संक्षिप्त रूप में तो यही थी, लेकिन ये बहुत इसकी व्यापक अवधारणा है। इसकी जो है प्रबंध जो है सार्वभौमिक है। इसके पक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं। कुछ विद्वानों ने इस संबंध में तर्क देकर इसको सिद्ध करने की कोशिश की है। आपने सुना भी होगा और देखा होगा, पढ़ा होगा कई पुस्तकों में। तो कुछ जो विद्वान थे प्रबंध से शास्त्री, उन्होंने कहा है कि प्रबंध को सार्वभौमिक बनाने वाले कुछ विद्वान फेल है, टेलर है, हार्बिसन है, मायर्स है, कुंज है, मैकफारलैंड है आदि विद्वानों ने जो है इसके नाम लिखने बताएं। और प्रबंध के जो सिद्धांत है वो सार्वभौमिक है। इसके पक्ष में कुछ तर्क दिए हैं। ये तर्क क्या क्या है? सबसे पहला है, पर सभी संगठनों में प्रबंध के कार्य किए जाते हैं, बिल्कुल किए जाते हैं। सभी संगठनों में जो है प्रबंध जो है आज समान रूप से पाया जाता है। और जो भी कार्य होते हैं, चाहे वो योजना से संबंधित हो, संगठन बनाने से संबंधित हो, निर्देश देने से संबंधित हो, नियंत्रण से संबंधित हो, समन्वय से संबंधित हो, सभी प्रबंध के कार्य हैं और ये समान रूप से वहाँ पर क्या है, इसमें उपलब्ध करवाए जाते हैं और कार्य समान रूप से प्रबंध की सहायता से बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं। सभी प्रबंध के कार्यों में समान सिद्धांतों का भी वहाँ पर उपयोग किया जाता है। यानी जो प्रबंध की जो कार्य हैं, इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए प्रबंध की जो सिद्धांत है, उन्हीं सभी सिद्धांतों का वहाँ पर उपयोग किया जाता है। समान योग्यताओं का इसमें उपयोग किया जाता है, जिससे तकनीकी है, मानवीय है और सैद्धांतिक है। सभी तकनीकों का इसमें समान रूप से उपयोग किया जाता है। प्रबंध के ज्ञान का हस्तांतरण करना संभव है या प्रबंधकों का हस्तांतरण किया जा सकता है। यानी प्रबंध की जो ज्ञान है दूसरे व्यक्तियों को सिखाया जा सकता है, उनको प्रशिक्षित करके अच्छा वहाँ पर प्रबंधक बनाया जा सकता है। एक प्रबंधक को अधिक मात्रा में अगर प्रबंधक हैं तो दूसरे संस्थान में जहाँ हो सकता है वहाँ प्रबंधकों को वहाँ पर हस्तांतरण भी किया जा सकता है। इसी क्रम में प्रबंध की जो शिक्षण और प्रशिक्षण है, यानी जो प्रबंधक है उनको आवश्यकता के अनुसार उनके विशिष्ट ज्ञान में वृद्धि करने के लिए समय समय पर उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सभी देशों में समान प्रबंध के कार्य सिद्धांत हैं, वो वहाँ पर सभी देशों में पाए जाते हैं और सभी देशों में जो प्रबंध के कार्य हैं उनको पूरा करने में प्रबंध के जो सिद्धांत है उनका उपयोग किया जाता है। विपक्ष में कुछ तर्क दिए जा रहे हैं। प्रबंध की जो सार्वभौमिकता है, उन सभी विद्वानों में पीटर ड्रकर है, अर्नेस्ट डेल है, वेस्टन ओबर्ग है, जॉन वुडवार्ड है आदि का नाम विशेष रूप से इसके विपक्ष में तर्क देने के रूप में वहाँ पर प्रचलित है। उन्होंने इसके विपक्ष में कुछ तर्क दिए हैं। वो क्या है? नंबर 1, उद्देश्यों की भिन्नता। यानी सभी संस्थाओं के उद्देश्य अलग अलग होते हैं और उन उद्देश्य के अनुसार कार्य को संपादित करना पड़ता है। विभिन्न क्षेत्रों के संगठनों की विभिन्नताएं हैं, संगठनों का आकार अलग अलग है, तकनीक एवं कार्यों की विभिन्नता हैं, अर्थव्यवस्था के विकास के स्तर में भी भिन्नता है, सांस्कृतिक विभिन्नताएं या सीमाएं हैं। अब इन्हीं तर्कों के आधार पर ये जो विद्वान थे, अर्नेस्ट डेल, पीटर ड्रकर और ओबर्ग, जॉन वुडवार्ड आदि ने इसके विपक्ष में तर्क दिए हैं। आलोचनाओं का भी खंडन किया गया है। प्रबंध की सार्वभौमिक अवधारणा जो है वो अनेक आलोचना की गई है। कुछ आलोचनाएं जैसे आधारभूत कार्य अनिवार्य है, प्रबंध के तकनीक एवं सिद्धांतों में भेद होता है, प्रबंध के सिद्धांतों एवं व्यवहार में भी विभिन्नता होती है। फेवल ने प्रबंध के सिद्धांतों की इस आलोचना में लिखा है, प्रबंध के सिद्धांत लचीले होते हैं जिन्हें आवश्यकता के अनुसार प्रयुक्त किया जा सकता है। तो आज हमने जो है प्रबंध की सार्वभौमिकता की अवधारणा को पढ़ा, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए हैं, इसके कारण क्या रहे हैं, इन कारणों को दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, हमने ये सही पढ़ा। अब आगे हम फिर लेके आएंगे एक अच्छा वीडियो। तो धन्यवाद।